दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आप लोग बहुत बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो देखो, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, ठीक है? कितने टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं? टू टाइप्स, ठीक है? कौन कौन से होते हैं वो चार्जेस? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है हमारे पास नेगेटिव। इतना आप लोगों को पता था। और एक बात आप लोगों को पता था कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन के पास। किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। और नेगेटिव चार्ज होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के पास। किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। इतना क्लियर था कि हमारे पास दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के पास और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है? और एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे कि मान लो पॉजिटिव है एक चार्ज और एक और चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अनलाइक चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? ना समझ आ गया कि लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर था? अब देखते हैं, अब चार्ज की डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो हमारा चार्ज है वो एक मैटर का क्या है? प्रॉपर्टी है। मैटर का प्रॉपर्टी है, ठीक है? मैटर का प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, यानी कि अगर दुनिया में किसी भी चीज के पास मास है और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसे हम मैटर कह देते थे। तो हमारा मैटर का दो प्रॉपर्टी हो गया, मास एक हो गया, एक क्या हो गया? वॉल्यूम। उसी तरह से हमारा जो चार्ज है वो भी क्या? एक मैटर का प्रॉपर्टी है, यानी कि दुनिया का हर एक जो मैटर होगा उसमें क्या होगा? चार्ज होगा, मास होगा और वॉल्यूम होगा। समझ आ गया? जो हमारा चार्ज जो होता है वो एक मैटर का प्रॉपर्टी है। समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं, ठीक है? और चार्जेस के बारे में और कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखो, जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी भी लिख सकते हैं, ठीक है? ना समझ आ गया? और हम लोग चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का मतलब क्या होता है? अगर हमें कहीं चार्ज लिखना है तो चार्ज ना लिखकर हम वहां पे क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं। ना समझ आ गया? ठीक है? और एक चीज, हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है? समझ आ गया? अब आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? और एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? तो क्या होगा? पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का नंबर ऑफ चार्जेस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या है? नेगेटिव और साइन का बस डिफरेंस है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? कि यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है? अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जेस का थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है? तो चलो समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ कि जो हमारा चार्जेस होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है? छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। समझ आ गया? बस आप लोगों को इतना ही समझना था, ठीक है? चलो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे आते हैं। वो फॉर्मूला है, देखो ये Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अभी एक एक करके सबका मतलब समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे Q क्या है? यहाँ पे Q है कि एक बॉडी पे कितना टोटल चार्ज है, ठीक है? समझ आ गया? Q क्या है? कि एक बॉडी पे कितना टोटल चार्ज है। अभी इस पे मैं बेस्ड दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। N क्या है? यहाँ पे N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? एक बॉडी में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया या फिर लॉस किया गया या फिर गेन किया गया। समझ आ गया? अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो, तब ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ई है हमारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो, यानी कि दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सा बात है, यहाँ पे प्लस माइनस का हमें कब यूज करना है? प्लस माइनस का तब यूज करना है, याद रखना।
प्लस का तब यूज करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को लॉस करेंगे। जब चार्ज, एक बॉडी चार्ज को लॉस करेगा तब प्लस का यूज करना है। किसका यूज करना है? प्लस का। और जब एक बॉडी चार्ज को गेन करेगा, ठीक है, गेन करेगा तब माइनस का यूज करना है। ठीक है, याद रखो। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे मैं लिख देता हूं। देखो, जब भी एक बॉडी चार्ज को क्या करेगा, गेन करेगा, गेन करेगा तो क्या होगा, वहां पे नेगेटिव साइन का यूज करना है। नेगेटिव साइन का यूज करना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, Q इक्वल्स टू माइनस एन ई। और जब भी चार्ज को बॉडी क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है, जब भी चार्ज को बॉडी क्या करेगा, लॉस करेगा, तो हमें पॉजिटिव साइन का यूज करना है। ठीक है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है, Q इक्वल्स टू प्लस एन ई। समझ आ गया आप लोगों को? बस इतना ही था। ठीक है, एकदम आप लोग याद ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है, एक एग्जांपल से भी मैं समझा देता हूं। ठीक है, चलो देखो, देखो मान लो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, मान लो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है। और ये रॉड जो है वो क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ठीक है, तो हमें बताना है इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है। समझ आ गया? ये इलेक्ट्रॉन है, क्या किया है, 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो हमें बताना है टोटल चार्ज कितना है। तो बहुत ही इजिली हम लोग बता देंगे। कौन से फॉर्मूला से बताएंगे? तो हम लोग बताएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वाले फॉर्मूला से। तो Q इक्वल्स टू एन वाले फॉर्मूला से एकदम बहुत ही इजिली सॉल्व कर देंगे। हमें क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। हमारे पास n दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5। और e हमें पता ही होता है, e कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। आप लोग इसे सॉल्व कर दोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। मैंने एकदम डीपली आप लोगों को बता दिया, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो आप एक क्वेश्चन करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पे। ठीक है, देखो तो हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें क्या निकालना है, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन हमारे पास क्या क्या है, पहले हमें वो लिखना होगा। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, 1 कूलम चार्ज। हमारे पास चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1 कूलम। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं। हमारे पास चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। ठीक है, हमें ई का वैल्यू पता होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये हो गया। हमें पता होता है कि हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चलो करते हैं, एक सेकेंड बस बच्चों, कूलम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें एन निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं। आप देखो, हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, क्या पता है हमें, Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई। हमें n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। हमें n निकालना है, और n का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब हमें n का वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, n को इधर करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जैसे ही इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक, ऊपर 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर पावर के में माइनस होता है तो वो अगर वो अब अगर वो फ्रैक्शन में अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। 10 है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ऊपर में क्या है 10, अगर अगर इस माइनस को अगर हम ऊपर भेज देते हैं तो ये माइनस है, तो ऊपर चल के क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को पता था, 16। ठीक है, अब बस अब कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड कर देना है। देखो, ठीक है, जैसे 100 हो जाएगा, यहां से एक जीरो हटा देंगे, अब काट दो, कितना बार में आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता है, n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 सॉरी एक सेकेंड, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर
हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, बस आप लोगों को इतना ही करना था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि उसको हम लोग रब कर रहे हैं सिल्क कॉटन से। ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्लास रॉड है। ठीक है, मान लो ये एक ग्लास रॉड है और हमारे पास एक सिल्क है, एक सिल्क का कपड़ा है। उसको जब हम लोग इस पे रब करते हैं तो क्या होता है कि ग्लास रॉड अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है। ठीक है, हमारे पास एक ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को जब हम लोग रब करते हैं सिल्क कॉटन का कपड़ा से तो क्या होता है, हमारा ग्लास रॉड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो हमें ये फाइंड करना है कि हमारा ग्लास रॉड कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। चलो पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास कि ग्लास रॉड जो होता है, जो हमारा ग्लास रॉड अक्वायर अ चार्ज ऑफ इतना, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्यू दिया हुआ है, ग्लास रॉड का चार्ज एक्वायर्ड, चार्ज हमें दिया हुआ है। बस गिवन में, गिवन से हम लोगों को मतलब है, तो कितना चार्ज एक्वायर किया गया है, 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड लॉस किया है। ठीक है, वो फाइंड करना है। और क्या हमें पता है, ई का वैल्यू हमें पता है, कितना पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, एक सेकेंड, माइनस 19 कूलम हमें पता है। ठीक है, चलो अब करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई, हमें पता है। ठीक है, अब चलो इस इन वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। चलो देखो, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ था, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ था, देखो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 19.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो चलो Q का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 19.2, 19.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक है, N और E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, हमें N का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, तो भेज देते हैं। चलो 19.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब माइनस से ये सेम है तो कट जाएगा, और देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, जैसे कि 192 अपॉन में 16, तो ये कितना बार में कट जाता है हमारा, 12 बार में। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है 12। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा जो रॉड था वो कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया, 12 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया, तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा n है, n कभी भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखना, n जो है हमारा वो कभी भी फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता है, और डेसिमल भी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर, याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि करंट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज करंट, करंट का मतलब क्या होता है। तो करंट का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। करंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का फ्लो होना, क्या होना, किसी भी चीज का फ्लो होना, किसी भी चीज के कंटिन्यूअस फ्लो होने को हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। आप लोगों ने सुना होगा वाटर करंट के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा एयर करंट के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा वाटर करंट के बारे में। वाटर करंट क्या होता है, वाटर करंट का मतलब हुआ वाटर का कंटिन्यूअस बहना। ठीक है, इतना समझ आ गया। एयर करंट का मतलब क्या हुआ, एयर करंट का मतलब हुआ एयर का कंटिन्यूअस बहना। समझ आ गया। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्जेस के कंटिन्यूअस बहने को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। बस इतना ही इजी टॉपिक था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ चार्जेस का कंटिन्यूअस फ्लो होना, चार्जेस का फ्लो होना, बस
इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्जेस के फ्लो होने को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। बस इतना ही था, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं, रटने की कोई जरूरत है नहीं। देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अब कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर का मतलब ऐसा कोई भी चीज जिससे हमारा चार्जेस फ्लो हो सके, ठीक है। कंडक्टर का मतलब जिससे चार्जेस फ्लो हो सके, ठीक है, समझ आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो होने की रेट, यानी कि कितने टाइम पे, किसी स्पेसिफिक टाइम पे इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। किसी स्पेसिफिक टाइम में इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, ठीक है। एक ट्रिक आप लोगों को बताता हूं मैं, आप देखो, अगर किसी भी स्टेटमेंट में रेट वर्ड यूज हो जाए, किसी भी स्टेटमेंट में रेट वर्ड यूज हो जाए, उसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी को हमें टाइम से डिवाइड कर देना है, क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है हमारा, चार्जेस, ठीक है, क्या है, चार्जेस। तो क्या होगा, हमारा जो करंट होगा वो करंट कैसा आएगा, चार्ज अपॉन में टाइम। तो जैसे ही हम लोग चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। बस हमें यही करना था। यहाँ पर हमारा आई क्या है, हमारा आई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, क्यू क्या है, क्यू है हमारा चार्जेस, टी है हमारा टाइम, और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर की जगह हम लोग कूलम पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखो, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं। बस इतना ही हमें पढ़ना था। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही याद रखना। चार्जेस के फ्लो होने को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, ठीक है। चार्जेस के फ्लो होने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। बस इतना ही याद रखना था, फॉर्मूला याद कर लेना, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो चलो आप क्वेश्चन करते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उस पे बेस्ड, ठीक है। जैसे अभी हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, हमने पढ़ा ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इस पे बेस्ड अगर हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को, मतलब कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सबसे ज्यादा गिवन पे ध्यान दो। और किस चीज पे ध्यान दो, गिवन में ध्यान देने के बाद आप ध्यान दो कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन पे देख लेते हैं। तो हमारा गिवन देखो, मैंने हाईलाइट कर रखा है। हमारा गिवन क्या है कि हमारा जो 0.4 एम्पियर का करंट है, ठीक है। देखो क्या क्या क्वेश्चन, मैं आप लोगों को पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.4 एम्पियर का करंट 2 मिनट तक एक फैन में फ्लो करवाया जा रहा है। क्या फ्लो करवाया जा रहा है, 0.4 एम्पियर का करंट 2 मिनट तक एक मोटर फैन में क्या करवाया जा रहा है, फ्लो करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है हमें 0.4 एम्पियर, ठीक है, इतना समझ आ गया। और हमें कुछ दिया हुआ है, हमारे टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड, लेकिन यहाँ पे ये किस में है, मिनट में है। तो हमें इसे क्या क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 × 60। तो हमारा कितना आ जाएगा सेकंड में, 120 सेकेंड। समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। क्या निकालना है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, मतलब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है उस सर्किट में, जो वो हम लोग फैन में जो 0.4 एम्पियर का करंट भेज रहे हैं, वो जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट में कितना चार्जेस फ्लो कर रहा है। हमें करंट दे दिया है, टाइम दे दिया, पर हमें क्या निकालना है, चार्जेस निकालना है, यानी कि क्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। चलो, सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक फॉर्मूला, क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अभी, थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। देखो हमें आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.4। हमें टी की वैल्यू भी पता है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे आ जाएगा, देखो, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टी, ठीक है, आई इंटू टी, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं, आप बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। आई का वैल्यू हमारे पास कितना था, 0.4 एम्पियर। टाइम कितना था हमारे पास, 120 सेकेंड। आप इसे सॉल्व कर दो और आंसर मुझे एकदम जल्दी से बताओ। ऐसे कैलकुलेशन को आप लोगों को करना होगा,
ताकि आप लोगों में एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, Q आ जाता है हमारे पास 48 कूलम। एसआई यूनिट बिल्कुल मत छोड़ना, एसआई यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वरना आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम होता है वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम क्या है, वोल्टेज। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ बैटरी के द्वारा काम करना। सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, बैटरी के द्वारा काम करने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो यहाँ पे मेरा पास मान लो मेरे पास दो पॉइंट है। ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। अब मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट में हमारे पास 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस 1 कूलम चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास लेके जाना है। इस एक कूलम के चार्ज को हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेकर जाना है। तो अब क्या होगा, जो बैटरी जो होगा हमारा, बैटरी वर्क डन करेगा और इस 1 कूलम के चार्ज को यहां तक पहुंचा देगा। तो बैटरी के द्वारा जितना वर्क डन किया गया होगा इस 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में, वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन और बेस्ट डेफिनेशन। ठीक है, आप लोग याद कर सकते हो। चलो आप लोग यहाँ पे नोट भी कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 लिया गया है। ठीक है, बहुत ही इजी था डेफिनेशन, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझने का देर था। ठीक है, अब चलो आप पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज का फॉर्मूला पे आते हैं। तो आप लोग इसके डेफिनेशन से ही इसका फॉर्मूला बना सकते हो। क्या बोल रहा है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, तो W बाई क्यू हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हम लोग वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास वोल्टेज का क्या फॉर्मूला आ गया, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह जगह पे आप लोगों का ये काम आएगा। ठीक है, अब चलो अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जैसे कि सबसे पहले एसआई यूनिट में आ जाते हैं। जो हमारा वोल्टेज जो होता है, हमारा वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, हमारा वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, याद रखना। और वी को हम वोल्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं। चलो याद कर लो, हमारा वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, हमारा वोल्टेज का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, हम लोग वोल्ट के जगह जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। हम लोग वोल्ट के जगह जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं जूल पर कूलम, क्योंकि हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, W बाई क्यू। और W क्या है, वर्क डन। वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है, जूल। और चार्ज का SI यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं हम लोग वोल्ट की जगह। ठीक है, आई होप आप लोग याद कर लेंगे इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी भी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। चलो सबसे पहले एग्जांपल पे आते हैं। अब मान लो हमारे पास दो बकेट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो बकेट है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो बकेट है। मान लो इस बकेट में वाटर यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, इस बकेट में वाटर यहां तक भरा हुआ है। इस बकेट का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इसमें वाटर यहां तक भरा हुआ है और मान लेते हैं इसमें वाटर बस यहीं तक भरा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों को एक पाइप से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। तो आप लोग क्या नोटिस करोगे कि जो इस बकेट ए बकेट का जो वाटर होगा बी बकेट में जाने लगेगा। ए बकेट का वाटर बी बकेट में जाने लगेगा। ठीक है, ए बकेट का वाटर बी बकेट में जाने लगेगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। यानी कि दोनों में पानी बराबर जब तक नहीं हो जाता है तब तक
पानी ए से बी जाता रहेगा, ए से बी जाता रहेगा। कब तक? जब तक दोनों में पानी बराबर ना हो जाए। अब जैसे ही पानी दोनों में बराबर हो जाता है तो फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इसी चीज से हम लोग अभी समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर वोल्टेज को। ठीक है, तो चलो समझते हैं। ठीक है, देखो, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया बैटरी, देखो बैटरी को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है। हायर पोटेंशियल पे होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। ठीक है, कमी होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोर होता है। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन मोर रहेगा और पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन लेस रहेगा। इतना आप लोग समझ जाते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं और ये जो सर्किट है हमारा एक बल्ब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बल्ब से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का कमी है। यहाँ सॉरी सॉरी नेगेटिव टर्मिनल में क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है? इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा? फ्लो होने लगेगा। क्या होगा? फ्लो होने लगेगा। क्या होगा? फ्लो होने लगेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होने लगेगा। क्यों फ्लो होने लगेगा? क्योंकि पॉजिटिव की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन कम है और नेगेटिव की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लगेगा तो हमारा करंट इस साइड में फ्लो होने लगेगा। तो हेंच हमारा करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप लोग देख लिए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है और हमारा करंट कैसे फ्लो होता है। मैंने आप लोगों को एकदम बेसिक से बता दिया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया हूं। चलो एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसे हमारे पास क्या रहता है? एक सर्किट है मान लो। ठीक है, ये है मान लो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। चलो एक सेकेंड, ये हमारा है पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है ना, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज कम होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कमी होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कमी होता है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमारा ज्यादा होता है। तो जैसे ही हम लोग सर्किट को क्लोज कर देते हैं, यानी कि जो हमारा ये पूरा सर्किट को बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे बकेट का एग्जांपल में हमने देखा कि ज्यादा वाला से कम वाले की तरफ बढ़ रहा था, ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ बढ़ रहा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, हायर टू लोअर जा रहा था, हायर टू लोअर जा रहा था। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, हायर टू लोअर जाएगा। नेगेटिव वाला पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ यानी कि ये हायर है। ठीक है, मतलब हायर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया? एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलो ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया कि नेगेटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा? फ्लो होने लगेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होने लगेगा। और मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में फ्लो होता है। तो हमारा करंट किधर फ्लो होने लग जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आप लोग। तो चलो अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, देखो जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हायर पोटेंशियल पे होता है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, यानी कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। उसी तरह जो हमारा करंट होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट में क्या होता है? हमारा करंट होता है। तो हमारा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है ना, आप लोगों को समझ आ गया होगा? चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, देख लेते हैं। अब देखो, जो मशीन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ऐसा मशीन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करता है, उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। और जो मशीन हमारा करंट को मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो, अब देखो जैसे सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है,
चलो बताता हूँ। देखो जो हमारा बैटरी जो होता है वो बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब कि एक से ज्यादा सेल का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो उसे हम लोग बैटरी कह देंगे। जैसे सेल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो सेल क्या होता है। सेल होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल। उसी तरह से जब भी एक से ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल होंगे तो उसे हम लोग क्या बोल दे देंगे, क्या बोल देंगे, बैटरी बोल देंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल देखो, देखो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हमारे पास कितने सेल है टोटल, देखो हमारे पास यहाँ 3 सेल है। तो ये क्या हो गया, एक बैटरी हो गया। तो जब भी एक सिंगल सेल होगा तो उसे हम लोग सेल बोल देंगे, और जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, उससे बैटरी बोल देंगे। देखो जैसे यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल। तो यहाँ पे टोटल कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए। तीनों क्या है, कंबाइन किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल दे देते हैं। एकदम आप लोगों को समझ आ गया होगा, बैटरी और सेल में डिफरेंस पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखो क्या होता है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलो हम लोग देखते हैं सर्किट के एलिमेंट्स के बारे में, सर्किट में क्या क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो तो सर्किट में क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स का कुछ सिंबल होता है, तो उनके बारे में हम लोगों को पढ़ाई करना है। देखो क्या होता है, सबसे पहला एक इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि सेल का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक है, एक सेल का सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का सिंबल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। हम्म। और देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं घर में, या तो स्विच ऑफ करते हैं या तो स्विच ऑन करते हैं। अगर हम लोगों को करंट का फ्लो बढ़ करना है तो हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, अगर करंट का फ्लो को बंद कर देना तो स्विच को ऑफ करेंगे। तो जब स्विच ऑफ रहता है तो उसका सिंबल ये रहता है, और जब स्विच ऑन रहता है तो उसका सिंबल ये रहता है। ठीक है, समझ आ गया। और मान लो दो तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होगा। और मान लो दो तार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है बट कनेक्ट नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, तो उसका सिंबल ऐसा होगा। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज था। अभी और बताता हूँ, और बस दो चार बस सिंबल बचे हुए हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो अब और देखते हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे, इस टाइप से डिनोट किया जाता है। चलो आप लोग ऐसे बना सकते हो, यही होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। और अब देखते हैं रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है, देखो। ठीक है, एक रजिस्टर, रजिस्टर मतलब क्या होता है, जो करंट को कंज्यूम करता है, जो करंट को कंज्यूम करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रजिस्टर। तो रजिस्टर को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखना अभी रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग को बहुत बहुत बातचीत करनी है, तब आप लोगों को और अच्छा समझ आ जाएगा। बस अभी के लिए आप इतना याद रखो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को कंज्यूम करता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब देखो, और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी हम लोगों को आगे पढ़ना है, बस आप लोग सिंबल याद रखो। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और एम मीटर कुछ इस टाइप का होता है और वोल्ट मीटर कुछ इस टाइप का होता है। इन दो सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर और एम मीटर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलो अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, अब हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ। इस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। चलो देखते हैं इस लॉ के अंदर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वी के बारे में। ठीक है, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये लो ये कहता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, एक गिवन कंडक्टर में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर मैं आई को बढ़ाता हूं तो मेरा वी भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं आई को कम करता हूं तो मेरा वी भी कम होगा। ठीक है, और अगर मैं v को बढ़ाता हूं तो मेरा i भी बढ़ेगा, या फिर v को घटाता हूं तो मेरा i भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये लोग क्या बोलते, ये जो ओम्स लॉ है हमारा क्या बोलता है कि एक गिवन कंडक्टर में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, चलो अब रीड करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। क्या बोल रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक मेटेलिक कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसके। यानी कि जो एक हमारा मान लो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट उस वायर में फ्लो हो रहा है उसके। ठीक है,
बट एक कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर सेम रहना चाहिए बस। चलो ठीक है। अब ये हो गया हमारा डेफिनेशन, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल हो गया एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग मैथमेटिकल। देखो मैथमेटिकली मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो जैसे मैंने आप लोगों को क्या क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, ठीक है। और आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जब भी हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो जैसे ही हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आई आर। ये आर क्या हमारा, आर है हमारा रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, करंट का डायरेक्शन में रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में रुकावट, यानी कि करंट को रोकने वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। करंट को रोकने वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लो किसी वायर में अगर रेजिस्टेंस कम है, अगर मान लो किसी वायर में रेजिस्टेंस कम है, अगर मान लेते हैं, देखो जैसे एक वायर है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक वायर है, इस वायर में रेजिस्टेंस कम है तो इसका जो कंडक्टिविटी रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ आ गया। और मान लेते हैं अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टिविटी उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, इतना समझ आया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रुकावट। करंट को रोकने वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं, सिंपल वर्ड में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं देखो क्या लिखा हुआ है। देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा, which directly proportional to I, potential difference directly proportional to current। तो जैसे ही हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो इक्वल टू आ गया, और क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया आर। ठीक है, समझ आ गया। और देखो देखो V और I का ग्राफ है ये। जब भी एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, एक चीज याद बता देता हूँ। जब भी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनका ग्राफ जो होगा वो लीनियर बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा, ठीक है। समझ आ गया। जब भी दो क्वांटिटी क्या रहेंगी, प्रोपोर्शनल रहेंगी, तो उनका ग्राफ क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। समझ आ गया। चलो ओम्स लॉ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V क्या है, V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, और R है क्या, रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा यूज होगा, तो आप इसे याद कर ले। एक क्वेश्चन करते हैं ओम्स लॉ पे बेस्ड। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर ऑफ 15 ओम्स। मतलब क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास कंडक्टर है, क्या है, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, कितना है, 15 ओम है, ठीक है, 15 ओम है। तो हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 15 ओम्स, और उस कंडक्टर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आई भी दिया हुआ है कितना, 2 एम्पियर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उस कंडक्टर के एंड्स पे, यानी कि हमें वी फाइंड करना है, ठीक है, हमें वी फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो देखो अब हमें ओम्स लॉ का यूज करना होगा, किसका यूज करना होगा, ओम्स लॉ का, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V इक्वल टू आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2, ठीक है, 2, और इसका कितना, R का वैल्यू दिया हुआ है 15। तो हमारा V कितना आ गया, 30 वोल्ट्स, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बोर्ड्स का PYQ भी है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज 1200 ओम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, फिर हमें देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है। तो देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, हमारे पास एक बल्ब है। तो हमें ये बताना है कि वो बल्ब कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, यानी हमें आई फाइंड करना है, ठीक है, आई फाइंड करना है। और हमें वी दे दिया है, वोल्टेज कितना दे दिया है, 220 वोल्ट, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो बल्ब का फिलामेंट था, जो हमारे पास बल्ब का फिलामेंट जो था ना, बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, 1200 ओम, ठीक है। तो हमारे पास आर का वैल्यू भी गिवन है, कितना है, 1200 ओम, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर देंगे। देखो जैसे हम लोगों को ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो V का वैल्यू हमें पता है कितना, 220, ठीक है, एक सेकेंड,
V का वैल्यू हमारे पास कितना है 220, ठीक है। आई हमें निकालना है, आई हमें फाइंड करना है। R का वैल्यू कितना है 1200, तो यहाँ से यहाँ ये कट हो गया, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 22/120। आप इसे डिवाइड कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे आप लोग डिवाइड करते रहना, ठीक है। 11/60 एम्पियर, तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप डिवाइड करके फुल आंसर भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में। अब हमें देखना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे हमारा 4 फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 फैक्टर दिए हुए हैं। सबसे पहला फैक्टर है एल। एल का मतलब है यहाँ पे लेंथ। ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थ्री में क्या है मटेरियल। मटेरियल पे भी डिपेंडेंसी होता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होता है। अब चलो एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो सबसे पहला क्या है हमारा लेंथ। सबसे पहला किस पे डिपेंडेंसी है लेंथ पे, ठीक है। देखते हैं लेंथ पे कैसा डिपेंडेंसी है। देखो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि मतलब जितना हमारा कंडक्टर का लेंथ ज्यादा रहेगा, जितना हमारा कंडक्टर का लेंथ ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा किसका, उस कंडक्टर का। जितना ज्यादा लेंथ रहेगा, जितना लंबा वो वायर रहेगा, जितना लंबा वो कंडक्टर रहेगा उतना ही ज्यादा उस वायर का या फिर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलो सेकंड क्या होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सेकंड क्या होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो क्या होता है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अब इनवर्सली का मैं मतलब आप लोगों को बता देता हूं। इनवर्सली का मतलब होता है कि जितना मैं ए को बढ़ाऊंगा, जितना मैं ए को बढ़ाऊंगा मेरा आर उतना कम होगा। यानी कि ए के बढ़ाने से मेरा आर कम होगा या फिर आर के घटाने से मेरा ए बढ़ेगा, ठीक है। समझ आया, आर के घटाने से या फिर ए बढ़ेगा, नहीं तो ए के बढ़ाने से मेरा आर घटेगा। इतना समझ आया। इनवर्सली का मतलब क्या हुआ, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरा घटेगा या फिर दूसरा को बढ़ाने से पहला घटेगा। इतना समझ आ गया। इनवर्सली का मतलब अगर मैं आर को बढ़ाता हूं तो मेरा ए घटेगा और अगर मैं ए को बढ़ाता हूं तो मेरा आर घटेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब इन दो जो हमारा निकले, इन दो ये जो दो मेरा रिलेशन निकला उससे हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। से हम क्या कर लेते हैं कंबाइन। सबसे पहला क्या आया मेरा, जो देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या था कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड रिलेशन क्या आया कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अगर मैं कंबाइन कर दूं, चलो कंबाइन कर देते हैं। अगर मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन 1 एंड 2, ठीक है। अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिल जाता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये मिल जाता है। इतना तक क्लियर है आप लोगों को कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब चलो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहां पर भी एक कांस्टेंट लगेगा। देखो वो कांस्टेंट क्या है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। चलो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आए तो हमारा एक कांस्टेंट लग गया क्या, रो। अब ये रो क्या है, अभी मैं इस रो को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग वीडियो पे बने रहे, ठीक है। चलो हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। चलो मैं अभी इस फॉर्मूला को एकदम डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बस आप 2 मिनट रुक जाओ, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलो अब देखो, अब ये जो हमारा रो था, इस रो का क्या नाम है, इस रो का नाम है रेजिस्टिविटी। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम आप नोट कर लो। ये जो रेजिस्टिविटी होता है, ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। ये जो रेजिस्टिविटी है, ये जो रो है हमारा,
ये जो रो है वो भी एक तरह का क्या है, रेजिस्टेंस ही है, बट ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है। ये क्या डिपेंडेंट होता है, मटेरियल डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये रजिस्टिविटी भी हमारा एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, यानी कि ये भी करंट को रोकेगा, बट ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो, ठीक है। रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑफर रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, कंडक्टर का, रेजिस्टेंस ऑफर करने का, ठीक है। चलो अब ये सब आप रीड मत करो, मैं आप लोगों को बता देता हूं एकदम आसान तरीके से, ठीक है। चलो आप इन दो लाइन का मतलब समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है। कंडक्टर का मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन पास हो सके, यानी कि जिससे करंट मेरा फ्लो हो सके। जिस भी मटेरियल से करंट फ्लो हो पाएगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे कंडक्टर। जिससे भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर है तो जाहिर सा बात है उनका रेजिस्टिविटी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को रोक पाने की क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तब उनका क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ आया, यानी कि अगर मेरा रो कम होगा तो मेरा कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, मेटल और अलॉय क्या होते हैं, उनमें जो रो होता है वो क्या होता है, लो होता है, इसीलिए वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बस यही बात था। और जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं, तो उनमें जाहिर सा बात है रेजिस्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी वो क्या नहीं करवा पा रहे हैं, कंडक्टिविटी नहीं करवा पा रहे हैं। समझ आ गया, बस। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.20 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 0.013 ओम। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक क्या है, एक वायर है, मान लेते हैं ये एक वायर है, ठीक है। और इस वायर की लंबाई कितनी दी हुई है, हमें 1 मीटर दी हुई है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 मीटर दी हुई है, और इस वायर की जो थिकनेस है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो कितना दिया हुआ है, वो हमको दिया हुआ है 1.20 इंटू 10 to the power - 6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो इस वायर में रेजिस्टेंस है हमारे पास, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 0.013 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि एक वायर है हमारे पास, उस वायर की लंबाई है 1 मीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1.20 इंटू 10 to the power - 6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.013 ओम। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। तो चलो फाइंड कर लेते हैं, बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखो हमें रो फाइंड करना है, हमें रो फाइंड करना है। तो देखो अगर हमें रो फाइंड करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, देखो ये वाला फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, रो। तो रो को हमें सेपरेट करना होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर ए, और ये एल इधर आ जाएगा, आर ए बाई एल इक्वल्स टू रो। समझ आया, तो अब वैल्यू बस पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.013, ठीक है। और हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, तो 1.20 इंटू 10 to the power - 6, और हमें लेंथ कितना दिया हुआ है, हमें लेंथ दिया हुआ है 1 इक्वल टू रो। तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रो का वैल्यू हमें मिल जाएगा। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रो का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो आ जाएगा हमारा 1.56 इंटू 10 to the power - 8 ओम मीटर। अगर आप लोग चाहते हो इस टाइप की कैलकुलेशन मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करो, ठीक है। देखो तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है।
अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग रजिस्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। रजिस्टर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। जैसे हमारा हो गया टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। तो हमें वही देखना है कि हम लोग डिफरेंट रजिस्टर्स को कॉम्बिनेशंस में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं। कितने टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं, टू टाइप। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो टू टाइप के होता है। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। अब देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर एक लाइन में लगे हुए रहते हैं। देखो, एक ही वायर में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को कि जितने भी रजिस्टर है वो सभी एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, कितने लाइन में लगे हुए रहते हैं, एक लाइन में, एक वायर में लगने को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यानी कि कोई भी दूसरा वायर यहाँ पे नहीं अटैच है, बस एक ही वायर में जितने भी रजिस्टर है वो क्या है, कनेक्ट है। समझ आ गया होगा। और एक चीज देखो, इसमें क्या रहता है, आई सेम रहता है। मतलब जितने भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे, जितने भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे, सबका आई यानी कि करंट सेम रहेगा। मतलब कि इस रजिस्टर में भी सेम करंट जाएगा, इस रजिस्टर में भी सेम करंट जाएगा, और इस रजिस्टर में भी सेम करंट जाएगा। यानी तीनों में मेरा करंट सेम रहेगा, तीनों रजिस्टर में मेरा करंट सेम जाएगा। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और एक चीज, करंट तो हम लोगों ने देखा कि जितने भी रजिस्टर रहेंगे सीरीज में, सब में करंट सेम रहेंगे। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। लेकिन हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, यानी कि जो वोल्टेज रहता है, वो क्या होगा, इन तीनों में अलग 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 रहेगा। समझ आ गया, इन तीनों में हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे हमारा पोटेंशियल जो होगा, इसमें अलग रहेगा, R1 में अलग रहेगा, R2 में अलग रहेगा, R3 में अलग रहेगा। लेकिन हमारा करंट R1 में भी वही रहेगा, R2 में भी वही रहेगा, और R3 में भी वही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पैरेलल में। देखो, पैरेलल में बस हल्का सा डिफरेंस रहता है। पैरेलल में ये डिफरेंस रहता है कि जो हमारा वायर रहता है वो अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस में टूट जाता है। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और हमारे रजिस्टर इन्हीं ब्रांचेस में कनेक्टेड रहते हैं। देखो, जैसे सीरीज में क्या था कि सभी एक वायर में लगे हुए थे, इसमें क्या है कि अलग अलग वायर में सारे रजिस्टर कनेक्ट है। ठीक है, इतना समझ आ गया। देखो, और इसका देख लेते हैं हम लोग, इसमें आई डिफरेंट रहेगा। यानी कि जितने भी रजिस्टर हैं, तीनों रजिस्टर में आई अलग अलग रहेगा। ठीक है, यानी कि करंट अलग अलग रहेगा। लेकिन इन तीनों में क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तीनों में क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को। अभी अभी मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों के बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो कि हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का। तो इस सर्किट का हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो याद रखना, जब भी कोई सर्किट सीरीज में होगा, तो सीरीज में जब भी कोई सर्किट होता है, तो डायरेक्टली हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 R2 R3, तो R1 R2 R3 को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। सीरीज बहुत आसान है कि अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है किसी सर्किट का, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड करते जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना समझ आ गया होगा। और मान लो अगर हमें पैरेलल में, अगर कोई सर्किट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, और हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, देखो, इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे। दिख रहा है आप लोगों को, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और बाद में उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। चलो, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आप लोगों का एकदम कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं आप। देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन में क्या हमें बोला है, हमें फाइंड करना है कि x और y के बीच में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, यानी कि इस सर्किट का हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा वायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो वायर में डिवाइड हो गया, तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। समझ आ गया होगा। तो हमें यहाँ पे किसका यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो सबसे पहले इसे हम R1 मान लेते हैं, और इसे हम R2 मान लेते हैं। ठीक है, R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब कुछ नहीं करना, आप हमें वैल्यू बस पुट करते जाना है। देखो सबसे पहले 1/RP, ठीक है, हमारे पास R1 का वैल्यू कितना है 6 ओम, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1/6 प्लस R2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 ओम, तो यहाँ पे 1/3 कर देंगे। समझ आ गया। अब 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो 6 और 3 का एलसीएम हमारा क्या होता है 6 होता है, 1 + 2, तो हमारा कितना आ गया 3/6, 1/2। तो देखो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, हमारे पास 1/RP का वैल्यू कितना आ गया 1/2, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो RP की वैल्यू चाहिए ना, हमें 1/RP नहीं चाहिए। एक सेकेंड, देखो हमें 1/RP नहीं चाहिए, हमें RP यानी कि टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमें टोटल चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो RP = 2। समझ आ गया होगा आप लोगों को, समझ आ गया। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, और ये भी ऊपर चला जाता है। समझ आ गया, यही होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 2, बस 2 नहीं 2 ओम, ठीक है। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिससे आप लोगों का क्लियरिटी मिल गया होगा। देखो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में भी हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस पूरे सर्किट का, ठीक है। तो ये सर्किट आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट समझने की ट्राई करो, ठीक है। देखो जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये जो दो रजिस्टर है, ठीक है, ये दो रजिस्टर देखो एक लाइन पे लगे हुए हैं, एक वायर पे लगे हुए हैं, यानी कि ये दो रजिस्टर किस पे सीरीज में है। समझ आया, किसमें है सीरीज में, इतना समझ आ गया। और इधर अब ये वायर और ये जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है हमारा, ये रजिस्टर क्या है दूसरे वायर में लगा हुआ है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि ये जो है ये पैरेलल में लगा हुआ है। समझ आ गया, पैरेलल में लगा हुआ है, इतना समझ आया कि ये दो रजिस्टर है सीरीज में, और इन दोनों रजिस्टर के पैरेलल है ये वाला रजिस्टर। आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। रुको, अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है पहले मैं बता देता हूं, ठीक है। हमें इसे देखो, हमें इन दोनों को सीरीज वाले फॉर्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है। हम इन दोनों रजिस्टर को पहले सीरीज वाले फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको सॉल्व कर देंगे इसके साथ पैरेलल वाले फॉर्मूला से। देखो अभी करके बताता हूं तब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना एकदम। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारा R1 हो गया 8 ओम, ठीक है, ये वाला। हमारा R2 हो गया, R2 भी हो गया 8 ओम, और हमारा R3 हो गया 16 ओम। समझ आ गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा R1 और R2 जो है वो क्या है सीरीज में लगा हुआ है, तो पहले सीरीज वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सिंस हमारा जो R1 एंड R2 क्या है आर इन सीरीज, ठीक है, हमारे R1 एंड R2 किस में सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, तो हमारा RS क्या हो गया, हमारा RS हो गया 8 + 8, ठीक है, 8 + 8 कितना हो गया हमारा RS, हमारा RS निकल कर आ गया 16 ओम। समझ आ गया होगा आप लोगों को कैसे हम लोगों ने लाया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारा जो R1 और R2 जो है वो किस में है, वो हमारा है सीरीज में, तो पहले हम लोगों ने सीरीज वाला को सॉल्व कर लिया। अब हम लोगों का थोड़ा सर्किट मॉडिफाई हो जाएगा। देखो हम लोग का सर्किट कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया है, तो अब ये दो मिलकर एक ही रजिस्टर हम लोग के बन जाएंगे, यानी कि हमारा कुछ ये इस टाइप का बन जाएगा। देखो समझ आया, ये हमारा 16 ओम, ये भी हमारा 16 ओम, ठीक है, समझ आ गया। अब कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को पैरेलली सॉल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो 1/RP = 1/16 प्लस 1/16, तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल 16 हो जाएगा एलसीएम, 1 + 1, तो हमारा 1/RP क्या हो जाएगा 2/16, यानी कि 1/8, तो हमारा RP कितना हो जा रहा है 8 ओम, ठीक है, 8 ओम। समझ आया, कितना हो गया हमारा 8 ओम। यही हमारा क्या हो गया टोटल रेजिस्टेंस, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ। अब हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हमें क्या समझ आता है, जैसे ही इसके नाम में ही है हीट,
इसका मतलब क्या है कि हमें करंट के द्वारा जो हीट प्रोडक्शन होता है, करंट के द्वारा जो हीट प्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ाई करना है। तो समझते हैं, देखो जब भी हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जब भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से फ्लो होता है, तो क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने का मतलब क्या हुआ, कोलाइड करने का मतलब हुआ एक दूसरे से उनका टक्कर होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे से टक्कर होता है तो क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे आप लोग क्या करते हो, जब भी आप लोग फोन को चार्ज में लगाते हो, जब भी आप लोग अपने फोन को चार्ज में लगाते हो, तो आप लोग नोटिस करते हो कि आप लोगों के जो चार्जर होता है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो वो किसका एग्जांपल है, हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है। और एक चीज बताता हूँ, जब भी आप लोग गेम खेलते हो, ठीक है, जब भी आप लोग गेम खेलते होगे तो क्या होता होगा, आप लोगों का फोन बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता होगा। तो वो भी किसका एग्जांपल है, हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है। और एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल हो गया, आप लोग जब भी टीवी देखते होगे, तो जब भी आप लोग ज्यादा टाइम तक टीवी देखते होगे तो आप लोग का जो टेलीविजन का बैक साइड होता होगा वो क्या हो जाता होगा, हीट हो जाता होगा। तो वो भी किसका एग्जांपल है, हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हमारा हीट प्रोड्यूस हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है उसे समझते हैं, ठीक है। एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जूल, ठीक है। उन्होंने ये लॉ दिया था, उन्होंने क्या लॉ दिया था, उन्होंने बताया था कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है, जो हमारा एच होता है, हीट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के। यानी कि जो हमारा करंट का स्क्वायर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा हीटिंग इफेक्ट यानी कि एच। और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि जो हमारा हीट होता है, जो हमारा हीट होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा चीज उन्होंने क्या बताया, जो हमारा हीट होता है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे ही हम लोगों ने इन तीनों चीज को कंबाइन किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड बहुत सारे हम लोगों को क्वेश्चन भी करना है। तो देखो सबसे पहला चीज, और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो हमारा हीट होता है, ठीक है, हीट, हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल, JOULE, ठीक है। इसे हम लोग जे के तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसे आप लोग नोट कर लो, इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के 0.5 नंबर्स होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो नोट कर लो। अब हमें पढ़ना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें पढ़ना होता है हम जो डेली लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बारे में हमें डीपली पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। एल कौन सा इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हम लोग पहले बचपन में देखा करते थे, हमारे गांव में जो बल्ब होते थे, कौन से बल्ब होते थे, इस टाइप के बल्ब होते थे जो येलो लाइट इमिट करते थे। उनके अंदर एक फिलामेंट होता था इस टाइप का एक फिलामेंट होता था, ठीक है। ये जो फिलामेंट होता था, ये फिलामेंट टंगस्टन नाम के मटेरियल से मिलकर बनता था। किससे मिलता था, टंगस्टन से, ठीक है। टंग्स टंगस्टन नाम के मटेरियल से मिलकर बनता था। और ये जो टंगस्टन होता था उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता था। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या हुआ कि उसे पिघलाने के लिए, टंगस्टन को अगर हम लोग पिघलाना चाहते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा उसको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, पिघलेगा। नहीं तो वो नहीं पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, तो देखो जो फिलामेंट जो होता है, जो इस टाइप के इलेक्ट्रिक बल्ब, जो 100 वॉट के जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे, उसका जो फिलामेंट होता था वो क्या होता था, टंगस्टन से बनता था। इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था, बहुत ही ज्यादा हाई होता था। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से क्या होता था, जैसे ही हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते थे, तो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होते ही वो क्या होता था, हीट को एब्जॉर्ब करने लगता था, पिघलता नहीं था, हीट को एब्जॉर्ब करने लगता था और हीट को इमिट करने लगता था, यानी कि फैलाने लगता था, जिससे हमारा चारों तरफ क्या हो जाता था, रोशनी हो जाता था, येलो लाइट से रोशन हो जाता था सारा एरिया, ठीक है। तो इसी, ये भी एक क्या था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन था, क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब।
अब हम लोग देखेंगे अपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सेकंड एप्लीकेशन को। तो हमारा सेकंड एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि हम लोग अपने घर को बचा सके शॉर्ट सर्किटिंग से, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग से, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या हो गया? अब एक एग्जांपल्स बताता हूँ। मान लो हमारा घर है, ठीक है। अब हमारा घर जो है, हमारा घर सिर्फ 220 वोल्ट करंट को क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है, ठीक है। हमारे जो घर के जितने भी अप्लायंसेस है, टीवी है, फ्रिज है, वो सब 220 वोल्ट को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। और मान लो और हमारे घर में आ जाए मान लो 400 वोल्ट, ठीक है। 400 वोल्ट वोल्टेज अगर आ जाएगा तो हमारा घर में क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा, तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। तो इसी शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करते हैं। जो हमारा ये जो फ्यूज होता है, ये जो फ्यूज का जो ये वायर होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि ये बस थोड़े से इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब भी इससे हाई करंट पास होता है तो क्या होता है? ये मेल्ट हो जाता है और करंट का फ्लो को रोक देता है। और करंट के फ्लो को रोक देता है तो हम लोगों का घर शॉर्ट सर्किटिंग से बच जाता है। तो जब भी लोग कहते हैं ना कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, तो वो एक क्या होता है? अच्छा बात होता है, बुरा बात नहीं होता है, क्योंकि वो उसने हमारे घर को शॉर्ट सर्किटिंग से बचाया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा ये वायर होता है वो एसएन और पीबी से बनता है, ठीक है। एसएन पीबी से बनता है, एक मटेरियल का नाम है, ठीक है। चलो याद रखना आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होने के रेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर बोल देते हैं, ठीक है। चलो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। यहाँ पे V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और I क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट। P क्या है? वोल्टेज, और I क्या है? हमारा करंट, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हम लोग ये दो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलो करते हैं। देखो ये डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को क्लियरिटी के लिए मैं करा देता हूं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ आई आर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। V की जगह क्या पुट कर देते हैं? आई आर। तो देखो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V की जगह क्या पुट कर दो? I इंटू आर, ठीक है। और I तो यहां पर पहले से है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर आर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। चलो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। अब सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब देखो सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा? चलो P इक्वल टू क्या हो गया? I स्क्वायर आर। अब देखो, अब इस ओम्स लॉ से, इस ओम्स लॉ से हम लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो I हमारा क्या हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा। ये R इधर चला जाएगा, ये R इधर चला जाएगा, तो V बाई आर हो जाएगा ना। अब चलो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं। तो P इक्वल टू V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और चलो इसको तोड़ो, तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। एक R से एक R गया, तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? एक और V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों फॉर्मूला क्या कर लिया है? डिराइव कर लिया है, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, चलो देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। हम लोगों ने दोनों फॉर्मूला क्या कर लिया है? डिराइव कर लिया है, ठीक है। डिराइव कर लिया है। अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। और पावर का एक फॉर्मूला से हम लोगों ने दो फॉर्मूला बनाया। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों फॉर्मूला यूज होंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लो। और एक चीज नोट कर लेना, जो हमारा पावर होता है उसका एसआई यूनिट होता है वाट, ठीक है। क्या होता है? वाट, ठीक है। समझ आ गया? वाट। सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। हमारा जो पावर होता है, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट, ठीक है। याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पावर का एसआई यूनिट होता है वाट। अब हमें देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ था? पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, पढ़ा था हमने क्लास 9 के अंदर। तो यहां से हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है? एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी आता है ना। एनर्जी इक्वल टू पी टी। तो यही यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, एनर्जी इक्वल टू पी एंड टी, ठीक है। बस यहाँ पे बस हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज,
हमें यहाँ पर E इक्वल टू पी टी जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में हमें पावर को वॉट में नहीं लेना, हमें पावर को किलो वॉट में लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमें यहाँ पर इस एनर्जी वाले फॉर्मूला में पावर को वॉट में नहीं लेना है, हमें पावर को किलो वॉट में लेना है, ठीक है। पहला चीज याद रखेंगे। दूसरा चीज, हमें टाइम को आवर में रखना है, ठीक है, आवर में रखना है, सेकंड में नहीं रखना है। किस में रखना है? आवर में रखना है, ठीक है। तो हमारा जो एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या यहाँ पे आ जाएगा? किलो वॉट आवर, ठीक है। KWH, किलो वॉट आवर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 किलोवाट आवर में कितना कितना जूल एनर्जी होता है? तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी होता है। और 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट एनर्जी भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा घर में कि 200 यूनिट बिजली फ्री है। आज हमारा मतलब इस मंथ हमारा 150 यूनिट बिजली खर्च हुआ। तो ये क्या है यूनिट? ये 1 यूनिट होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, उसी की बात हो रही होती है, ठीक है। चलो, तो अब हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है।